નમસ્કાર. આજના મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી MSD ગુરુવારે મીટિંગના બધાનું સ્વાગત. હું બધાના વાઇડર ઓડિયન્સના સ્વાર્થમાં જોઈને હિન્દીમાં હું સ્વિચ ઓવર કરી રહ્યા છું. આજનો સબ્जेक्ट જે છે ये सब्जेक्ट जो आज का जो है वो आज का मीडिया, टुडेस मीडिया, और हमारे जो मेहमान जो हैं वो हैं राजीव शाह. श्री राजीव शाह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं. वो मॉस्को में इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट के हिसाब से थे. बाद में इंडिया में आके टाइम्स ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल एडिटर के हिसाब से ज्वाइन किए. बहुत साल काम करने के बाद रिटायर हुए. अभी वो एक पोर्टल चला रहे हैं, करंट व्यू, जिसमें रियली जो करंट व्यू है जो है इसको जहाँ जिसमें एक पीपल्स वॉइस है, पीपल्स का वॉइस है, पीपल्स डिसेंट जो है वो फोर्थ स्टेट का जो रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे ही न्यूज़ को पेन डाउन करते हैं. उस चीज़ को वो सामने लाने की कोशिश करते हैं, पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं. इनके पेन बहुत शार्प है, वेरी शार्प इन पेन, और ये इसीलिए वो जाने भी जाते हैं. तो आज बहुत मुश्किल से वो हमारे हाथ में आज आए हैं, वो हमारे सामने बात को रखेंगे. और ये बहुत रेलेवेंट इसीलिए हो चुका है कि अभी भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक जोखिम में है. पत्रकारों जो सही जो फोर्थ स्टेट को बचाने की कोशिश करते हैं वो उनकी जान जोखिम में है. बार बार कुछ भी लिखे तो सेडिशन चार्ज लग जाता है, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है. अभी राजीव सरदेसाई को भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. अभी उससे पहले ये मृणाल पांडे, ये लोग को भी जाना पड़ा. अभी ये ट्विटर को लेकर भी चल रहा है. अभी हमारा जो अभी जो ट्विटर को लेकर अभी जो चला, अभी जो टूल किट को लेकर चला, तो उसको लेकर भी उनको अभी वो पुलिस पकड़ के दिल्ली में आके बेंगलोर से पकड़ के ले गए. सो केस चल रहा है. हाई कोर्ट इज़ गिविंग, दिल्ली हाई कोर्ट इज़ गिविंग वेरी गुड वर्डिक्ट दे रहे हैं. लेकिन ये जो चीज़ जो है होते रहा, अभी देश में हमारा हो रहा है. कुछ दिन पहले वो न्यूज़ क्लिक का इंफॉर्मेशन स्क्वाड जो है उसको 100 से ज़्यादा घंटा उसको क्वेश्चनिंग करते रहे. इस तरह हैरानी परेशानी कर रहे हैं सब जगह में. बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक है. तो ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक को आज हमारे सामने राजीव भाई शाह वो पेश करेंगे. तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, राजीव भाई आप बोलिए. आप सब आपका बात सुनेंगे. यहाँ तो हमारा जो भी जिन लोग को भी ये इंटरेक्शन करने की होगा वो लोग अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखेंगे. अगर उसका होगा तो हम रिप्लाई बैक करने के लिए हम कोशिश करेंगे. ये यूट्यूब में और फेसबुक में दोनों में आपको दिखने को मिलेगा. प्रिय मित्रों, मुझे आज श्री द्वारकानाथ रथ जी ने मीडिया पे बोलने के लिए कहा है, आज के मीडिया पे बोलने के लिए कहा है. तो मेरा नाम राजीव शाह है. मैं काउंटरव्यू नाम की एक छोटा सा न्यूज़ पोर्टल चलाता हूँ. मैं अपनी बात रखने से पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. मैं पहले मॉस्को में था, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट पेट्रियटर लिंक का. उसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में 1993 से ज्वाइन हुआ और 2012 में वहाँ पे पॉलिटिकल एडिटर की तरह रिटायर हुआ. सबसे पहले मैं एक आर्टिकल जो कि द प्रिंट नाम का न्यूज़ पोर्टल है उसमें पब्लिश हुआ था, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा. ये आर्टिकल ये कहता है कि 30 करोड़ रुपए मिस्टीरियसली नवलखा और आईटी सेल को न्यूज़ क्लिक करके न्यूज़ पोर्टल है उसने दिए. न्यूज़ क्लिक आजकल काफ़ी न्यूज़ में है. उनके एडिटर और बाकी पत्रकारों के घर में और न्यूज़ क्लिक के ऑफिस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड किया. इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 30 करोड़ रुपए के बारे में क्या कहा है. अब
इस आर्टिकल पे कमेंट करने के लिए एक मेरे वामपंथी मित्र हैं, उन्होंने फेसबुक टाइमलाइन पे इस तरह का कमेंट दिया कि ये दिखाता है कि प्रिंट, जो कि जाने माने पत्रकार शेखर गुप्ता एडिट करते हैं, एक बिका हुआ अखबार है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि पत्रकार की बेसिक ड्यूटी क्या है। सवाल ये है कि इस तरह का आर्टिकल कि नवलखा और सीपीएम के आईटी सेल मेंबर को 30 करोड़ रुपए न्यूज़ क्लिक ने दिए, इस किस्म का आर्टिकल करना चाहिए या नहीं, इस पे ऑब्जेक्शन उठाना क्या सही है कि नहीं। मैं इस मित्र के कोई ख़ास तौर पे इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि ये खुद एक जाने माने न्यूज़ ब्लॉग के तंत्री हैं और इन्होंने सवालिया निशान प्रिंट पे उठाया। पत्रकार की बेसिक ड्यूटी क्या है? पत्रकार की बेसिक ड्यूटी ये है कि वो न्यूज़ कहीं पे भी मिले, चाहे वो सरकार के किसी भी ज़रिए में मिले, कोई किसी भी ब्यूरोक्रेट के पास मिले, किसी भी पुलिस ऑफिशियल के पास मिले, तो वो डाल दें अपने न्यूज़ मीडियम में, वो उसको बताए कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो ऑनेस्टली उस बात को रिपोर्ट करें। अगर उनको कोट नहीं करना, जो जिसको वो जिसका रेफरेंस लेके, जिस सोर्स को लेके वो अपनी बात बताना चाहते हैं, अगर वो नहीं चाहते कि ये बात सामने आए, तो रिपोर्टर अपने सोर्सेज कह के भी इस बात को कह सकते हैं। यही बात न्यूज़ क्लिक के रिपोर्टर ने भी ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी इस पे ऑब्जेक्शन उठा गया कि 30 करोड़ की बात उसने क्यों बताया। अब न्यूज़ क्लिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उसके जो तंत्री हैं और उनके बाकी एसोसिएट्स हैं, उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि भारत सरकार की संस्था है, उन्होंने रेड किया है। उनको करीब 113 घंटे के आसपास नज़र कैद रखा गया और नज़र कैद रखने के बाद उनको अब फ्री कर दिया गया है। न्यूज़ पोर्टल को चालू रखा गया है, उस पर कोई डायरेक्टली कोई अभी तक कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ पोर्टल काफ़ी वेल नोन है और ऐसा माना जाता है कि कुछ वामपंथी लोग चलाते हैं, इस वजह से कोई भी उसकी न्यूज़ आज की तारीख में आती है तो उसको काफ़ी सेंसिटिवली वामपंथी लोग, बाकी एक्टिविस्ट लोग लिया करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि न्यूज़ जो है वो सोर्स ऑफ न्यूज़ जो है वो जैसे ही पत्रकार को मिले वैसे ही उसको बता देनी चाहिए। हाल में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और एंकर जो हैं उनके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी चली। ये कहा गया कि उनको 3 दिन पहले ये पता चल गया था कि पाकिस्तान के बालाकोट पे अटैक होने वाला है और ये एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है देश की सुरक्षा के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए खुद अर्नब गोस्वामी रिस्पॉन्सिबल है कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है? अर्नब गोस्वामी खुद
पत्रकार की तरह अगर वो न्यूज़ उनको पता चलती है, और अगर वो न्यूज़ अगर सबसे पहले पता चलती है और उसके बाद फिर वो अपने टीवी चैनल पे नहीं बताते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताएं। उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है कि वो बताएं। अगर वो नहीं बताते तो उनका फेलियर है। अगर सरकार में से ये बात लीक होती है तो सरकारी तंत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा इस परिप्रेक्ष्य में कि न्यूज़ कहीं से भी मिले, चाहे वो एक्टिविस्टों के बीच में मिले, चाहे वो एट्रॉसिटीज़ के बारे में मिले, चाहे वो सरकार में जो हो रहा है उसके बारे में मिले, न्यूज़ को लाना वो एक पत्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको किसी भी हालत में उससे पीछे नहीं उठना चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि गोस्वामी और उनके बाकी उस किस्म के और भी बहुत सारे पत्रकार हैं, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, वो रूलिंग पार्टी हैं, उनके बहुत क्लोज हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो लोग जब भी कोई एट्रॉसिटीज़ होती हैं एक्टिविस्ट्स के ख़िलाफ़, तब कुछ बोलते नहीं हैं, तब चुप हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि वो एक ख़ास किस्म के पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर चलते हैं। वो और कुछ उनके दिमाग में नहीं होता है। वो न्यूज़ सिर्फ एक वन साइडेड न्यूज़ बताना चाहते हैं। बेहतर होता अगर वे दोनों साइड की न्यूज़ बताते। वो राइट विंग है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दूसरी साइड की न्यूज़ ना बताएं। अगर एक 80-85 साल के एक्टिविस्ट को सिपर भी अगर जेल में नहीं दिया जा रहा है और वो न्यूज़ नहीं बता रहे हैं, तो ये दिखाता है कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। इसी तरह एक और एक्टिविस्ट जो हैं, उनको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रहा है और वो न्यूज़ नहीं बताते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस किस्म के पत्रकारों को, जिनको ब्रांड किया जाता है गोदी मीडिया की तरह, वो एक ख़ास किस्म के एजेंडा को परस्यू करते हैं। ये जो दो एक्टिविस्टों के बारे में जो 80 साल से ऊपर हैं, जिनके बारे में बताया, उनके खिलाफ तो देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, जिसके बारे में सबको मालूम है। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि देशद्रोह के आरोप आज की तारीख में इतने सारे पत्रकारों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। अब देशद्रोह के बारे में मुझे सबसे पहले पता चला 2008 के में, जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था। वहाँ के दो पत्रकार, एक तो क्राइम रिपोर्टर थे और एक तंत्री थे, दोनों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद के उस वक्त के पुलिस कमिश्नर के बारे में कुछ लिखा था। 3 आर्टिकल्स लिखे थे। उस पुलिस कमिश्नर के कथित अंडरवर्ल्ड लिंक्स के बारे में लिखा था। तो इन आर्टिकल्स को क्वेश्चन करते हुए प्रशांत दयाल ने, जो क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने 3 सीरीज आर्टिकल्स लिखे और लिख के बताया कि अंडरवर्ल्ड लिंक इस पुलिस कमिश्नर के कथित अंडरवर्ल्ड लिंक्स कैसे थे। इसको लेके देशद्रोह का उनके खिलाफ आरोप लगाया गया। कोर्ट में मामला पहुंचा, हाई कोर्ट तक पहुंचा, 4 साल तक केस चला और फाइनली ये दोनों पत्रकार जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, वो जीत गया। डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए,
देशद्रोह के आरोप के खिलाफ। उस वक्त अब यही चीज़ सबसे पहली बार मई 2020 में गुजरात में दोबारा रिपीट की गई, जब एक न्यूज़ पोर्टल के एक छोटे से पत्रकार, एक बहुत छोटा न्यूज़ पोर्टल है फेस ऑफ द नेशन, उसके पत्रकार धवल पटेल के खिलाफ सेडिशन चार्ज लगाया गया। और उनकी गलती तो कुछ अजीब किस्म की थी। उन्होंने यही लिखा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलने वाले हैं। अब सिर्फ चूंकि उन्होंने लिखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, उनके खिलाफ सेडिशन का, देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उनके खिलाफ केस फाइल भी किया गया और फाइनली उनको कोर्ट से, हाई कोर्ट से राहत भी मिली। अब कोर्ट में आर्ग्यू करते हुए गुजरात सरकार ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर डिसअफेक्शन मतलब मनमुटाव, मैं इंग्लिश में ही कोट करूंगा, इवन डिसअफेक्शन, कंटेम्प्ट और हेट्रेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इन ए स्पीच कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी किस्म की बात अगर आप सरकार के खिलाफ कहें किसी स्पीच में या कहीं और, तो वो देशद्रोह माना जाएगा। इसका मतलब ये हो कि सरकार के खिलाफ कुछ भी कहे वो देशद्रोह माना जाएगा, ऐसा सरकार ने हाई कोर्ट में कहा। प्रश्न ये उठता है कि क्या गुजरात सरकार ये मानती है? मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज भारत में परिस्थिति चल रही है, ऐसा ही लगता है कि भारत सरकार इसी गुजरात मॉडल को आगे ले जा रहा है। इस गुजरात मॉडल में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। न्यूज़ क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ और वेल नोन ऑथर गीता हरिहरन के खिलाफ 113 घंटे का सर्च एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये एक पहला इंस्टेंस, ये आजकल काफ़ी चर्चा में है। दूसरा इंस्टेंस मैं बताना चाहूँगा कि कई सारे वेल नोन पत्रकार जो हैं, इंडिया टुडे के टीवी राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेरल्ड के एडिटर जफर आगा, उसके पत्रकार मृणाल पांडे, कारवा के परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद जोज, उन सब के खिलाफ भी FIRs दर्ज किए गए। साथ साथ वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन और उसके पत्रकार इस्मत आरा के खिलाफ भी FIR दर्ज किए गए। इन सब के खिलाफ ये कहा गया कि उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया है। अब पत्रकार तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने जो किसी ने कहा उसको रिपोर्ट कर रहे थे, और रिपोर्ट करके ये कहा गया कि ये लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह इससे पहले 30 ये सब इवेंट्स तो सबके सब हाल ही में हुए हैं। इससे पहले 30 जनवरी को मनदीप पूनिया नाम के फ्रीलांस पत्रकार, जो कि कारवां और जनपद के लिए लिखते हैं, उनको अभी फार्मर्स का जो एजिटेशन चल रहा है वहाँ से सिंघू बॉर्डर से उठा के ले जाया गया, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया गया और उनके साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आया गया। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने पुलिस ने किस तरह से फार्मर्स के साथ ज्यादती की थी, इसके वीडियो बनाए थे और उनको वायरल कर दिया था। यही उनकी गलती थी। जनवरी 2021
में एक और इंसिडेंट 25 तारीख को हुआ, जबकि 3 कानपुर के पत्रकार मोहित कश्यप, अमित सिंह और यासीन अली, इनको इसलिए बुक किया गया क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने एक स्टोरी की जिसमें ये बताया गया कि बच्चों को सरकारी स्कूल में किस तरह से ठंड में योगा प्रैक्टिस कराया जा रहा है, और उसके बारे में यूपी सरकार बिल्कुल कुछ भी कर रही नहीं है। इस तरह के ये ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जो कि 2021 में हुए हैं, और इन करीब इन सभी के खिलाफ ये माना जा रहा है कि देशद्रोह के आरोप लगे हैं। जनवरी में इसी तरह धीरेन साडोकपम, पाओजेल चाओबा, एम जोए लुआंग नाम के मणिपुर के पत्रकारों को अरेस्ट किया गया, जो कि फ्रंटियर मणिपुर में जिन्होंने आर्टिकल लिखा, उनके खिलाफ भी देशद्रोह का आरोप लगा। ये तो 2021 के केसेस हैं। 2020 में भी इसी तरह के केसेस हुए। केरला के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन आज भी जेल में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी हाथरस रेप विक्टिम के बारे में। इसी तरह एक और टीवी जर्नलिस्ट जो कि विशाखापट्टनम के हैं, पोंगी नगन्ना करके, उनको एक्यूज़ किया गया कि वो माओइस्ट हैं। पैट्रिशिया मुकीम करके तंत्री हैं शिलोंग टाइम्स के, उनको सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट में की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उनको ये कहा गया कि ये अलग अलग कम्युनिटीज़ के खिलाफ डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह के और भी काफ़ी केसेस हैं, मैं सभी को डिटेल्स में कहना नहीं चाहूँगा। 2020 में हम सब जानते हैं कि कश्मीरी पत्रकारों के खिलाफ, काफ़ी पत्रकारों के खिलाफ केस किए गए, जिसमें मसरत ज़हरा हैं जो कि फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का कानून लगाया गया, यूएपीए का कानून लगाया गया, क्योंकि वो उन्होंने कोई पोस्ट रखी थी सोशल मीडिया में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ग्रेटर कश्मीर करके जो न्यूज़पेपर है, उसके एएफपी के जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं परवेज़ बुखारी, उनको 28 अक्टूबर को पिछले साल उनके घर के अंदर पुलिस ने ये एनआईए ने छानबीन की। सितंबर में रकीब जावेद करके हैं पत्रकार, उनके खिलाफ भी पुलिस ने इसी तरह की छानबीन की उनके घर पे। ये एकदम कॉमन सी चीज़ हो गई है कि कश्मीर में आजकल पत्रकार कुछ भी रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस देशद्रोह का आरोप लगा देता है। ये परिस्थिति यहाँ तक एक समय पे आई जब कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पे ताला लगा दिया गया। तीन पत्रकारों के फयाज अहमद, मुदासिर कादरी और जुनैद रफ़ीक, उनको ऐसा कहा जाता है उनको मारा गया, उनके फ़ोन
ले लिए गए, उनके कैमरा भी ले लिए गए। ये सब हुआ है। सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इस तरह का क्रैम्पडाउन बहुत ही अनयूजुअल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। परिस्थिति यहाँ तक पहुँची है कि हाल में भारत सरकार ने ऑब्जेक्शन उठाया था ट्विटर के खिलाफ कि वो कुछ उनको डिस्क्वालीफाई कर दे, जो क्योंकि वो भारत सरकार के खिलाफ ट्वीट करते थे। तो पहले तो ट्विटर ने माना और ब्लॉक कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में, ये पहली फरवरी 2021 की घटना है, और कुछ ही घंटों के बाद उनको अनब्लॉक कर दिया गया। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 12 फरवरी को ट्विटर खुद प्रेशर में आ गया भारत सरकार की, और जैसा कि हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, उसने दोबारा 1435 में से 1398 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। क्यों ब्लॉक कर दिया है? क्योंकि वो फार्मर्स के बारे में, जो फार्मर्स डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है दिल्ली के आसपास, यूपी में, हरियाणा में, बाकी जगह पे, उसके बारे में वो ट्वीट कर रहे हैं। अब ये अब इनमें से कितने पत्रकार हैं, कितने सोशल मीडिया ब्लॉगर्स हैं, अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। पिछले साल ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में ये सारी की सारी परिस्थितियाँ दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी जाने माने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें कैटो इंस्टीट्यूट है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कनाडा का है, ये इन सभी इंस्टीट्यूट्स ने एनालाइज किया है कि भारत में ह्यूमन फ्रीडम, जिसमें कि मीडिया फ्रीडम भी आ जाती है, वो उसकी स्थिति क्या है। तो कैटो इंस्टीट्यूट, जिसको एक ज़माने में नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी प्रेज भी किया था, उसकी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 करके एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें भारत का रैंक 2019 में 94th यानी कि 94 था, जो कि वो 2020 में जो रिपोर्ट आई और प्रकाशित हुई दिसंबर 2020 में, वो रैंक एकदम डाउन हो गया और 142nd रैंक आ गया। इतना ज़्यादा रैंक नीचे जाना एक अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह के पत्रकारों के खिलाफ भारत में क्लैम्पडाउन हो रहा है। इसी तरह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक रिपोर्ट निकाली। ये एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, उसने भी इसी तरह की बात कही, जिसमें ये दिखाया गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस रैंकिंग में भारत काफ़ी नीचे जा रहा है। गीत शेषु करके बड़े जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने एनालाइज किया है कि पिछले साल 2020 में 150 के करीब पत्रकारों को या तो अरेस्ट किया गया था, या फिर उनको डिटेन किया गया था, या उनको पुलिस ने इंटरोगेट किया। उनका यह कहना है कि 2010 से 2020 के बीच में जितने भी इस तरह का वाक़ये हुए थे, उनमें 40% जो वाक़ये हुए वो 2020 में ही हुए। जनवरी फरवरी में अगर वाक़ये
और भी ऐड कर दिए जाएं तो वो ये दिखाएंगे कि परिस्थिति शायद और भी ज़्यादा बिगड़ी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारी जो परिस्थिति मीडिया पे है उसको हम इंटरप्रेट कैसे करें। पत्रकार जो है वो समाज से आता है, वो कोई भारत का पत्रकार जो है कोई स्पेशलिस्ट होता नहीं है, ये हमें मान के चलना चाहिए। उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो आप जैसा चाहेंगे वैसा रिपोर्ट करेंगे, ये बात गलत है। वो इंटरेस्ट उसका किस में होता है? उसका इंटरेस्ट होता है कहीं से न्यूज़ मिले। रीज़न क्या है? क्योंकि जो बड़े बड़े प्रेस के ओनर्स हैं वो ये न्यूज़ को बिज़नेस की तरह देखते हैं। उनको न्यूज़ से मतलब है, उनको ये इससे मतलब नहीं है कि आप इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। जहाँ तक कि उनका कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हर्ट नहीं होता है तब तक वहाँ तक वो न्यूज़ अलाउ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैं वाइब्रेंट गुजरात जब समिट होता था, जब काफ़ी अखबारों में आपने देखा होगा बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आते थे वाइब्रेंट गुजरात समिट के, और पत्रकारों को उस वक्त बोल दिया जाता था कि भाई अभी नेगेटिव रिपोर्ट्स मत कीजिए। उसका रीज़न सिर्फ एक ही था, उसका रीज़न ये था कि पैसे आ रहे हैं तो इस तरह की रिपोर्ट मत करो ताकि सरकार की नेगेटिव इमेज आए। कुछ अखबारों ने टाटा नैनो के बारे में बड़ी बड़ी स्टोरीज़ की। रीज़न क्या था? क्योंकि उनको टाटास ने अपने एडवर्टाइजमेंट देने बंद कर दिए थे। तो उनको प्लीज़ करने के लिए, टाटास को प्लीज़ करने के लिए, टाटा नैनो जब यहाँ पे आई, गुजरात में आई, तो उसके बारे में इस तरह की स्टोरीज आई कि अगर टाटा नैनो आ जाएगा तो सड़कें सबके सब जाम हो जाएंगी अहमदाबाद की। इस तरह की काफ़ी स्टोरीज आई। तो ये सब दिखाता है कि पत्रकारों के अपने लिमिटेशंस, किन लिमिटेशंस में उनको काम करना पड़ता है। उनको कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स को ध्यान में रख के अपनी स्टोरीज करनी पड़ती हैं, ये ज़रूरी है। तो मैं आपका ध्यान इस पे ले जाना चाहूँगा कि इससे कैसे बचा जाए, इसको व्हाट इज़ द वे आउट, ये बहुत ज़रूरी है जानना। पहली तो बात ये कि जैसा कि मैंने कहा, जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने आप को जैक ऑफ ऑल समझते हैं। मास्टर तो किसी चीज़ के हैं नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। वो जैक भी सबके नहीं है, वो हर चीज़ को अच्छी तरह समझते भी नहीं हैं। तो जो भी एक्टिविस्ट लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, या बाकी लोग जो हैं जो अपनी स्टोरीज़ करवाना चाहते हैं, उनको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है कि उनको पत्रकारों को न्यूज़ बताएं। उनको व्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पत्रकारों को उनको न्यूज़ बताएं कि देखो ऐसा हो रहा है, आप इसको रिपोर्ट करें। और न्यूज़ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई हो। न्यूज़पेपर की न्यूज़ आप लेके आएंगे, उनको देंगे तो उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो उसको सेट असाइड कर देंगे, उसके बारे में कुछ लिखेंगे नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है वो ये है कि आज की तारीख में अल्टरनेटिव मीडिया काफ़ी तेज़ी से उभर के सामने आ रहा है। और अल्टरनेटिव मीडिया का मतलब ये है कि बेसिकली अल्टरनेटिव मीडिया तो पहले भी एग्जिस्ट करता था। गांधी जी के जो अखबार था हिंद स्वराज, वो खुद एक अल्टरनेटिव मीडिया था। सब जानते हैं उनमें किस किस्म के आर्टिकल्स आया करते थे। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति काफ़ी अच्छी हो गई अल्टरनेटिव मीडिया के लिए। मेरा पर्पस जो है काउंटर व्यू स्टार्ट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है कि अल्टरनेटिव मीडिया आज की तारीख में बहुत कम पैसे में भी
चलाया जा सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए अल्टरनेटिव मीडिया को। अल्टरनेटिव मीडिया बहुत सारे हैं आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं, जो पहले संभव नहीं था। द वायर करके है, स्क्रॉल करके है, द प्रिंट है, न्यूज़ क्लिक खुद एक अल्टरनेटिव मीडिया है, जिनसे न्यूज़ आजकल पहुंचती है और सरकार काफ़ी डिस्टर्ब है इन सब, और इसी वजह से इन सब के खिलाफ क्लैम्प डाउन भी कर रही है। और फाइनली जहाँ तक हो सके इस अल्टरनेटिव मीडिया को प्रमोट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उनको सोशल मीडिया पे हाईलाइट, उनके न्यूज़ स्टोरीज़ को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा पॉपुलर हों। मैंने काफ़ी देखा है कि बहुत सारे जो एक्टिविस्ट लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो लोग अभी भी एक इल्यूजन में हैं कि भाई चलो क्यों नहीं बड़े अखबार में छप जाए तो बहुत अच्छा है, बड़े अखबार में छप जाए तो बहुत बड़े, कोई बुरी बात नहीं है। पर सवाल ये है कि आप प्रेफरेंस किसको देते हैं। प्रेफरेंस आपको सबसे पहले अल्टरनेटिव मीडिया को देना चाहिए, ताकि वो प्रमोट हो, ताकि उसकी न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और परिस्थिति जो आज की परिस्थिति है उसको अच्छी तरह समझें। धन्यवाद बहुत बहुत।